नहमदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्प विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल, इंस्टा एंड फेसबुक। आज हम अपने एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आपके साथ हमने अपने मेहमान को दावत दी है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि तमाम माओं के दिलों की आवाज है कि स्कूलों में स्पेशल चाइल्ड बच्चों को कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है। और इसके लिए हमने आज जहमत दी है, हमारी मेहमान बनी है, हमारी गेस्ट स्पीकर हैं मिस मरियम आसिम। मिस मरियम आसिम के इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगी आपको कि मिस मरियम आसिम बिहेवियरल काउंसलर प्रोवाइडिंग mental health care to people who have ASD, intellectual disabilities, stress, anxiety, autism, ये सब जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए एज ए काउंसलर ये काम करती हैं और बहुत ही पैशनेट होकर काम करती हैं और बहुत ज्यादा इनकी अटैचमेंट होती है अपने बच्चों के साथ। तो हमने सोचा कि हम उन माओं के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम कर लें जो स्पेशल जिनके घर में बच्चे हैं, जिन फैमिलीज में स्पेशल बच्चे हैं या कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है, एग्जाइटी का शिकार है और उससे उनके बिहेवियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उनको हेल्प आउट कर सके। तो जो टेक्निक्स हमें बताया है मिस मरियम आसिम ने कि मैं यूज करती हूँ बच्चों की और फैमिली की काउंसलिंग के लिए और उन्हें मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, उन टेक्निक्स में इन्होंने हमें बताया है कि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी यूज करती हैं, टॉक थेरेपी, स्पेल फ्रॉम वर्क एंड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच इस्तेमाल करती हैं। ये तमाम टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये जैसे बच्चों को हेल्प आउट करती हैं उसी तरह से उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं। जी वेलकम मरियम आसिम। जी मिस मरियम आसिम वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। मैं आपकी इस काविश को बहुत सराहूंगी। मैं सारे प्रोग्राम्स बहुत तवज्जो से देखती हूँ जो भी आप लोग अपडेट करते हैं, और ये कोविड के इस मुश्किल दौर में एक इसका बहुत मुस्बत पहलू है कि आप लोग इस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। इट्स ग्रेट टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच मरियम। आज हम आपसे स्पेशल क्वेश्चन करना चाहते हैं क्योंकि आप देखिए बिहेवियर थेरेपी काउंसलर, एज ए काउंसलर आप काम कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो पेरेंट्स के एंड पर हैं वो हम डिस्कस करें और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपसे डिस्कस करके मुझे पता चला है कि एज ए काउंसलर यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, लाइक काउंसलिंग में कन्विंस करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन, वो सब चीजें। तो हमने कहा जी हम एक ब्रिज बन जाते हैं पेरेंट्स और आपके दरमियान में और कोशिश करते हैं कि कुछ वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकें जिससे हेल्प हो सके। जी मरियम, कुछ क्वेश्चन है हमारे जो हम आपसे करना चाहते हैं, तो प्लीज आर यू रेडी? जी yes, I am. पहला सवाल हमारा आपसे होगा, यू आर बिहेवियर काउंसलर विद स्पेशल इंटरेस्ट इन ऑटिज्म, हाउ वाज दिस इंटरेस्ट डेवलप्ड, व्हाट हैज मोटिवेटेड यू फॉर ऑटिज्म? जी जी, मैं बताना चाहूंगी समीना, मैं तकरीबन 18 साल, अराउंड डेफिनेटली 7 to 18 years I worked in best mainstream schools of Lahore, that Lahore Grammar School, Beacon House, City School। इसके अलावा मैंने इंग्लैंड में भी पब्लिक स्कूल सेक्टर के अंदर काम किया। तो इतनी मुद्दत पढ़ाने के बाद जब मैं कुछ अर्सा पढ़ा चुकी तो मैंने काफी चीजें नोटिस की। हम वाकई बड़ा पैशनेट होके बच्चों के साथ काम करते हैं। तो मैं ये कहूंगी, बल्कि बहुत सी माएँ सुनेंगी तो वो भी काफी रिलेट कर सकेंगी, हम जब रिपीटेडली कॉपीज में ये लिखा देखते हैं कि इनकम्प्लीट वर्क या काम मुकम्मल नहीं किया जाता या ये बच्चा काम नामुकम्मल छोड़ देता है, तो डॉक्टर समीना, दिस इज नॉट मेरली केयरलेसनेस। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये केयरलेसनेस से कुछ और वजह है, ये मामूली केयरलेसनेस नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने अरसे में डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल एंजाइटी, माइल्ड ऑटिज्म, ये तमाम चीजें बच्चों के अंदर मैंने देखी। मतलब कि जाहिर है कि एक क्लास में एक बच्चा या 3 से 4 सेक्शंस में 1 से 2 बच्चे, लेकिन उनसे ये जानने के बाद पता चला कि उनको कितनी मदद दरकार है। और हमने फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर मैं डिग्री करूं। तो आई हैड मास्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली अफेयर्स। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेड किया डिजार्ट सेंटर से ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में। लेकिन मैं फिर कहूँगी इसके पीछे वजह मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने बच्चों को जिस स्ट्रगल से गुजरते देखा मुस्तकिल, ये और उनके पेरेंट्स को भी ये चीज आइडेंटिफाई ही नहीं होती हमारे में कि बच्चे को क्या मसला है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि बच्चों का जो वो एक ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है या अर्ली स्कूल एज होती है, उसमें
मदर एंड टीचर, मेरा ख्याल है इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी इम्पोर्टेंट होती है और बहुत सी चीजें पिक कर लेते हैं आप लोग। मैंने तो, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने हमेशा उन टीचर्स को बहुत ज्यादा मैंने रैंक किया कि उन्हें माओ से भी पहले पता चल जाता है कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रही है। वो माओ को बता रही होती हैं जो बच्चों के साथ उनकी अटैचमेंट 6 to 8 आवर्स का होता है टाइम स्कूल्स का, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है। तो यही फिर आपके लिए एक मोटिवेशन बनी और आप इस साइड पर आई। थैंक यू वेरी मच मरियम। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी मरियम कि प्लीज मुझे बताइए कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑटिज्म। अब देखिए, ऑटिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है तो यूट्यूब ने ये चीज काफी आसान कर दी है। ICD 11, DSM 5, अब तो बल्कि 6 आ गया है। तो हम इन तमाम सिस्टम से जान लेते हैं कि 2 मेजर वजूहात हैं, आपको पता है, हमें आइडेंटिफाई करने में मदद देती हैं कि रिपेरेटिव बिहेवियर्स हो गए और सोशल कम्युनिकेशन। हम अवेयरनेस के लिए भी ये तमाम वीडियोस जो है वो इस्तेमाल करते हैं और लोगों में अवेयरनेस मजीद भी कायम हो रही है। एक बात आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, हम रोज सुनते हैं कि जी पहले भी ये चीजें थी लेकिन ये है कि अवेयरनेस नहीं थी। तो बिल्कुल ठीक है, हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समीना, अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस को भी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ मतलब कि लेबल कर देना एक और बात है। मैं अगर आप मुझसे पूछें ऑटिज्म के हवाले से तो द मोस्ट ब्यूटीफुल टर्म दैट आई सिंपली लव इज न्यूरो डाइवर्सिटी। ठीक है, न्यूरो डाइवर्सिटी हमें ब्रेन वेरिएशन के बारे में बताती है और ये तमाम लर्निंग डिफिकल्टीज भी उसके अंदर आती हैं और वो हमें ये चीज सिखाती है कि इन वेरिएशंस को रिस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं और ये नहीं कि ये बच्चे किसी भी तरह पीछे हो सकते हैं। हाँ, फिर वही बात है कि आइडेंटिफाई करना, उनकी सक्सेस उनकी अपनी टर्म्स के ऊपर होती है। लेकिन कमिंग बैक टू पॉइंट 1, ये सब कुछ तब मुमकिन होता है जब बर वक्त हम तशखीस कर सके। अगर हम गलत जानिब भी चलते जाएं तो फिर ये काम नहीं हो सकता। तो न्यूरो डाइवर्सिटी मेरे हिसाब से बेहतरीन डेफिनेशन है किसी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया जी। न्यूरो डाइवर्सिटी है और किसी भी साइड पे आप इसे लेकर जा सकते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। इट्स डिपेंड्स कि फैमिली क्या चाहती है या उसके साथ जो टीचर्स हैं या पूरी फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स, एक सोसाइटी क्या चाहती है। एक मैं तो एक वाइड रेंज में अगर मैं कहती हूँ तो सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस। तो फिर इस तरह से ये हो सकता है। बिल्कुल, ये तमाम बात ही एक्सेप्टेंस की है। बहुत अच्छी बात है कि हम दिन रात अवेयरनेस कायम कर रहे हैं। इसी तरह हमें ये चाहिए कि हम अपनी एक्सेप्टेंस पे भी वर्क करें। अब जैसे कि मैं आपसे बात करी, मैंने टीचिंग की, फिर उसके बाद मैंने बहुत क्लोजली डाउन सिंड्रोम में काम किया तकरीबन 2.5 से 3 साल। और इस वक्त आप सोचें कि जो बच्ची मेरे जहन में है माशाल्लाह अपनी जिंदगी के इतने अच्छे मकाम पे है, लेकिन बात वही है कि उसको बहुत बर वक्त हर किस्म की इमदाद मिल गई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अ फंक्शनल एडल्ट। हम किसी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए नंबर 1 तो जाहिर है आइडेंटिफाई करना, उनकी स्ट्रेंथ तक पहुंचना और उसके बाद ये कि उनको इस तरह से हेल्प आउट करना कि वो फंक्शनैलिटी की तरफ जाएं। कोई डिग्री, कोई भी तालीम किसी चीज का अरूज नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन चीज तो देखें, इट हैज टू बी अ फंक्शनल एडल्ट, माशरे का एक बिल्कुल फाल रुकन होना। ये जब हम एक्सेप्टेंस आएगी तभी हम इस चीज को आगे लेकर के जा सकते। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल फंक्शनल होना चाहिए और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि टाइमली डायग्नोसिस के साथ साथ आप उनकी बिहेवियर थेरेपी शुरू करा दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स हैं जिन्हें एक स्पेशल डायरेक्शन में हमें लेकर जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे बताइए मरियम कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आप पिक करते हैं किसी भी बच्चे में, जैसे आपने कहा कि आप कॉपी वर्क से पिक कर लेते हैं, बिहेवियर में देखते हैं, तो आप समझते हैं कि आपने पिक किया, उसके बाद जो काउंसलिंग फैमिली की है कितनी इंपॉर्टेंट है वो काउंसलिंग? अगर बच्चा एक फैमिली में ऑटिस्टिक आ गया तो फैमिली की जो आप काउंसलिंग करते हैं वो कितने % काउंट करती है बच्चे की पॉजिटिव फंक्शनैलिटी? जी प्लीज बताइए। जी, ये आप इसको मैं आपको बहुत मुख्तसर जवाब दूं तो 100%। ठीक है, देखें ऑफ कोर्स एक ब्रीफ पीरियड होता है, डिनायल में रहना, ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक बहुत ही कंपैशनेट तरीके से ये काम किया जाता है। अभी मैं फिलहाल मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम में बिहेवियर काउंसलर हूँ। ये भी इत्तेफाक होता है कि हम नर्सरी लेवल पे जब बच्चे नए नए आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो मामूली बिहेवियर, माइल्ड ऑटिज्म, कभी कभार ये चीजें
भी देखने में आती हैं, डिसलेक्सिया स्पेशली। तो हर चीज के लिए पेरेंट्स को उनको काउंसिल करना पड़ता है, और ये इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जाहिर है जब वो उनको बताते हैं तो वो एक मुश्किल स्टेज होती है, और दिस इज अ फैक्ट कि उन लोगों के स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट्स से मिले हो जिनके के बच्चे माशाल्लाह ऑटिज्म में अब काफी आगे आ चुके हैं, तो वो हमेशा आपको बताना चाहेंगे कि उनकी ऑटिज्म जर्नी कैसी थी, कैसे उन्होंने टेबल टॉप से, वन ऑन वन से बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से डेवलप करना शुरू किए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, चेनिंग, देयर आर मिलियन थिंग्स व्हिच आर यूज्ड। स्पेल फ्रेमवर्क का मैं जिक्र करना चाहूंगी, मैं डॉक्टर जूडी बीडल ब्राउन की स्टूडेंट हूँ। तो स्पेल फ्रेमवर्क में जो पहला एस है वो ही सब कुछ डिफाइन कर देता है, स्ट्रक्चर। हमारे पास वो बच्चे मौजूद हैं ऑटिज्म में एस्पर्गर्स की साइड पे, और वैसे माइल्ड ऑटिज्म में, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में परफेक्ट काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जब जब हम ऑटिज्म के हवाले से प्रिसाइज आई की देखें, बात करते हैं कि दे हैव द आई फॉर डिटेलिंग, तो फिर सारी बात बाकी ट्रेनिंग की रह जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरह से वो मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं, लेकिन ये कि वंस अगेन उनको मौका दिया गया, तो इस मौके की जरूरत होती है। हाँ, पेरेंट्स से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, और वो हमारे साथ साथ होते हैं। एक माँ का अलग उसके लिए एक दुख होता है, और वालिद के लिए अलग, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो फिर हम उनको पहले अलग अलग मिलते हैं। और एक बात जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के हवाले से ये है कि तमाम तर जिम्मेदारी वालदा पर आती है। ये हमारी वुमेन का, खवातीन का बहुत बड़ा दुख है कि आदमी कम पार्ट जो है प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है, काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। सब कुछ फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और फिर हम जब उनको ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं कि जो कि जिस तरह अब से ओ लेवल्स के फाइनल ग्रेड में हैं, और उनको हम फिर स्ट्रक्चर जाहिर है कायम करते हैं, या वो मैट्रिक कर रहे हैं, तो फिर उनको काफी हौसला होता है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये मोटिवेशन के लिए कुछ फैमिलीज को आपको सामने लाना चाहिए, बल्कि हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में भी कुछ फैमिलीज, अगर आप बच्चे जैसे अपने डाउन सिंड्रोम की बात की है, वो बच्चे हाँ, या ऑटिस्टिक, अगर कोई हम उनसे 3 से हाँ, 4 मिनट बात कर सकें, तो मेरा ख्याल है इट विल बी मोटिवेशन फॉर अदर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। तो बिल्कुल। डाउन इंशाल्लाह। सिंड्रोम के बारे में तो कहूंगी, डाउन सिंड्रोम तो बहुत खूबसूरत चीज है, उसके लिए आंखें भी बहुत खूबसूरत चाहिए उसको देखने के लिए, सिर्फ उसको एक। देखने के लिए आंखों में खूबसूरती होनी हाँ, चाहिए हाँ, और माइंड में बिल्कुल। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल, बच्चे बहुत प्यारे, बहुत मासूम होते हैं, और ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं इन्हें जो हम सिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए मरियम कि हाउ डज बिहेवियर काउंसलर वर्क इन मेन स्ट्रीम ऑफ स्कूल फॉर द हाँ, स्पेशल मेन चाइल्ड, यानी स्पेशल कितनी चाइल्ड इम्पोर्टेंस। की, हाँ हाँ, इसकी जी। वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वो चंद स्कूल्स लाहौर में ऐसे हैं जहाँ पे कि अब जिस तरह एक क्लास में एक बच्चा, शैडो टीचिंग चलता है, या 2-3 बच्चों के ऊपर सुपरवाइजर है, लेकिन बेसिकली बच्चे क्लास के साथ ही चलते हैं, वहां पर काउंसलिंग का काम होता है। और अदर देन दैट, वैसे भी आम मेन स्ट्रीम स्कूल में ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा भी बहुत से जरूरत होती है, ऐसी चीजें होती हैं कि जहाँ पर बच्चों को हेल्प चाहिए होती है, बस टीचर ने आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद वो बिहेवियर काउंसलर से कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो इस वक्त आप देखें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिवोर्स्ड पेरेंट्स के हवाले से बच्चे हमारे पास आते हैं, और सिंगल पेरेंट, और इस वक्त जो ड्रग अब्यूज का सीन चल रहा है, और ये तमाम चीजें, सब्सटेंस यूज, एंजाइटी, प्यूबर्टी हिट करी है, इस वक्त तो बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं 3 साल की उम्र से लेके 18 साल के बच्चों के साथ स्कूल में हर लेवल के ऊपर काम करती हूँ। एडल्ट्स के साथ तो करती हैं पेरेंट्स, टीचर्स, लेकिन इन पर्टिकुलर बच्चे, तो जब हम मिडिल स्कूल की बात करते हैं, उनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं, ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं, कैसे आप नर्सरी स्कूल से जब अगले स्कूल में जाते हैं, एक चेंज जिसको कि हम बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बच्चे उस तरह नहीं कर सकते। और इस डिवाइस के दौर में उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है, तो बिहेवियर काउंसलर वहां पर उनको बहुत हेल्प करते हैं इस तरह। मेरा ख्याल है कि स्कूल की मेन स्ट्रीम में बैकबोन बिहेवियर काउंसलर हैं। जितना बच्चों में हाँ, आजकल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी जी, है, एक बिल्कुल। मेरिट की रेस लगी हुई है, और मेरिट हाँ, कहाँ जा रहा है, वो 90 प्लस पर, 99 तक, 99.123 जो चल रहा होता है, इसमें तो बिहेवियर काउंसलर की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस रेस। हाँ, यू डोंट लाइक ये लाइक रेस बच्चों में इट। बहुत फ्रस्ट्रेशन। जी, और आप देखिए, जी अगर आप लोग अपने माजी में जाएं, आप लोग माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, कैसे आप लोगों ने अपने टाइम पे कम्पीट किया था,
लेकिन ये कि अब तो चीजें थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बात है, दे आर रियली रियली कॉम्प्लेक्स। एंड उस में बिहेवियर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर बिहेवियर को नहीं सही से मैनेज किया जा रहा तो फिर वही बात है कि काफी मसाइल हो जाते हैं। ये सब कुछ हम स्कूल में जो है डील करते हैं। तो मरियम, जैसे भी आपने बात की है कि 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों से आप कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये जो 14, 16, 18 इयर्स की एज है, ये कैरियर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं। ये एक ऐसी रेस चली होती है, खासतौर पे अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमडी कैट की बात करूंगी, तो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए जो की तैयारी होती है, और फिर इसमें ये सब लोग पेरेंट्स भी बेचारे बहुत स्ट्रेस होते हैं, का सबब बन सकती है। ये प्लीज मैं आपसे सुनना चाहूंगी। मैं सबसे पहले ये बहुत आपने प्यारा सवाल किया। देखें, आपने पूछा कि वो करियर ओरिएंटेड होते हैं और ये रेस होती है, तो आपने यहीं पे बच्चे के लिए एक प्रेशर कायम कर दिया। इस चीज को लेकर के वो मेरे पास आएगा कि आंटी मेरी मामा ये कहती है, मेरे बाबा ये कहते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता। और अब हम देखते हैं कि कितनी डिफरेंट फील्ड्स हैं, म्यूजिक है और यू नो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो कि जिनको कि अभी हमारे यहाँ तो एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। इस तरह के टूरिज्म इंडस्ट्री की जॉब्स हैं या होटल मैनेजमेंट की, शेफ साइड पे आप जाके, इतना कुछ है। तो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ करना चाहते हैं, और इसमें दोनों ही प्रेशर का शिकार होते हैं। ये तो हमारे लिए एक रोज का मामूल है कि हम ऐसे बच्चों को जो है मिलते हैं। सबसे पहले उनको ये हेल्प की जाती है कि देखें, एक मैं आपको बात बताऊं कि जब भी बच्चे आते हैं, बहुत ही मुश्किल के साथ कहना पड़ता है कि ये वन वर्ड दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी इज कम्युनिकेशन। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स की और बच्चों की कम्युनिकेशन कम होती है, या वो उतनी नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रेशर बिल्डअप होता है हमारे यहाँ। आपको पता है कि वैसे भी एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उसमें बच्चे सफर करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब हों कि ये बात एक दूसरे को समझा सके। ये सिर्फ एक आरजू की सूरत में रह जाना कि तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम ना बनो, या तुम कहीं बाहर पढ़ने चले जाओ या ना जाओ, या फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी, जब आप वन ऑन वन ये चीजें डिस्कस करते हैं तो फिर आप एक ऐसा सिनेरियो तरतीब दे सकते हैं कि जो कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ जाए। वरना तो ये तमाम तर चीजें जो है वो अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंचती हूँ कि बच्चा कहाँ निगलेक्ट हुआ और पेरेंट्स कहाँ अपना किरदार अदा नहीं कर पाए। क्योंकि राइट वे जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची कर लेते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो बड़ों की तरफ आते हैं कि जो उनको करने होते हैं। ये थैंक यू मरियम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये मेरे माइंड में एक बात थी कि जैसे आप मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हैं उन बच्चों को जिनको स्पेशल नीड्स है, लेकिन जो बच्चे लाइक मैं कहूँगी कि नॉर्मली पे चल रहे हैं, तो इस वक्त इतना स्ट्रेस एंग्जाइटी आ जाता है इस एज में आकर कि उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और स्पेशली पेरेंट्स को चाहिए कि वो जरूर शेयर करें, बच्चों को सुने, उनकी बात को सुने और उनसे शेयर भी करें। और ये इस चीज को देखना कि किस हद तक उन्हें, इवन के आपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की भी बात की है, तो अपने बच्चों से वो छुपाने की जरूरत नहीं है। लेट देम नो कि पेरेंट्स को किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि वो उनको किस हद तक हेल्प आउट कर सकती है। जो एकेडमीज की भी आप समझ लेंगे एक लंबी लिस्ट है, एक एकेडमी से टेस्ट हो रहा है, एक एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं। ये पेरेंट्स, मेरा तो ख्याल है सब पेरेंट्स बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है बच्चों के साथ साथ, काफी चैलेंजेस का सवाल किया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप पूछें कि बच्चे हमें क्या कहते हैं, तो बच्चे हमें प्रिसाइसली यही कहते हैं कि आंटी माय मामा इज ऑलवेज वरीड एंड शी कीप सेइंग कि देखो अभी तुम्हें पिक करना है, तुम्हें ड्रॉप करना है। अब आप देखें कि अगर बच्चा और माँ इतने करीब हो कि वो दोनों ये अंडरस्टैंड कर सके कि मामा की जॉब के औकात में जो मेरी पिक एंड ड्रॉप है बिल्कुल ठीक है, कि वो मेरा राइट है, बहुत जरूरी है और मुझे इंशाल्लाह रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन ये कि उसमें मतलब आई कैन बी ग्रेटफुल टू माय मदर, ये बात है ना। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होती, वो आपने बहुत अच्छी बात की ब्रिज के हवाले से, हर जगह पे एक देखें ब्रिज दरकार होता है। तो बेसिकली जो काउंसलर्स हैं वो ये दे प्ले द ब्रिज। इस वक्त आपको जान के खुशी होगी कोविड के हवाले से ये भी क्योंकि इतनी चीजें ऑनलाइन चली गई, तो हम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से आप मरी या गिलगित वहां तक भी हमें रसाई हासिल है अगर हम रेफरेंस मौसूल होता है।
तो हम बच्चों से बात करते हैं। लेकिन बेसिकली जैसे हमने किताबों में पढ़ा चाइल्डहुड डिप्रेशन, तो चाइल्डहुड डिप्रेशन एग्जिस्ट। जब जिस तरह पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। इट्स वेरी it's very difficult to deal with the children, but alhamdulillah उनको काफी अफाका होता है and they feel better. नेक्स्ट मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब आप फैमिली की काउंसलिंग करती हैं एज वेल एज किड्स, यानी बच्चों फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स की काउंसलिंग जब आप करती हैं और आप समझती हैं कि इसकी जरूरत है, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे या स्पेशल नीड्स बच्चों की है, उसके लिए तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या क्या मुश्किलात ऐसी हैं जो आप समझती हैं कि फैमिली अगर हेल्प आउट करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं? जी प्लीज। ये इसका भी वन वर्ड आंसर है एक्सेप्टेंस। देखें, जब लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, जब वो डिनाइल से बाहर निकल भी आते हैं, तब भी वो किसी हद तक डिनाइल में होते हैं। इसके लिए हम जरूर माशरे को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि रिपीटेडली लोगों से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो उनको ये एहसास दिलाते हैं कि कोई मसला है। न्यूरो डाइवर्सिटी हमें यही चीज सिखाती है कि ये जो ब्रेन वेरिएशंस हैं, इनको जरूरी नहीं है कि मसला करार दिया जाए। एक जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि कल लाइक फ्यू डेज बैक आई वाज मीटिंग दिस मदर, तो उनको थोड़ा आइडिया था, बहरहाल उनको तकरीबन आप सोचे कि मैंने ही ये बताना था कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, माइल्ड साइड पे। बहुत सी पॉजिटिव बातें थी जो कि मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये चीजों की कतार बनाता है? हाँ हाँ बहुत बनाता है, बिल्कुल लाइन में चीजें रखता जाता है। अगर चीज कोई लाइन से बाहर हो तो ये फौरन दोबारा से उसको लाइन में लेके आता है। तो और उसके बाद जाहिर है उनकी परेशानी तो उनकी वजह थी जो वो जिसका डिस्कस करी थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हमें ऐसे अफराद दरकार हैं माशरे में जो कतार में खड़ा होना पसंद करें, या लोगों को कतार बनाने का कहें, या चीजों को कतारबंदी की सूरत में रखें? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है। देखिए, हर चीज की पॉजिटिव साइड है, और ऑटिज्म का आप उसको अलमिया कहें या उसको पॉजिटिव अलमिया कहें, क्या है कि वो सही चीज ही सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं, आप किसी तरह ये नहीं कर सकते कि जो नहीं है, अगर आप उनसे पूछेंगे आपको क्या हाल है और वो ठीक नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे हाँ 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 मैं ठीक हूँ। दे वुड नेवर से तो ये नहीं, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। जो लोग वोकल होते हैं, ये जब मैं जाहिर अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये माइल्ड ऑटिज्म के हवाले से है। ये वो बच्चे हैं जो कि ट्रेंड हो के ABA अब सेटल हैं। लेकिन जाहिर है कि हम रोज उन बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने अभी ये जर्नी स्टार्ट की है, और बहुत आराम से अगर हम लेकर के चलें स्ट्रक्चर से, स्पेल फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, पॉजिटिविटी, एम्पैथी, अगर हम इन चीजों से चलें तो फिर जरूर जो है वो भी इस मकाम पे पहुंचते हैं। ये तमाम चैलेंजेस हैं जिनके हमें डील करना पड़ता है। असल में हर एक इंसान का बहुत मुस्बत किरदार, और मैं यहाँ पर कहूंगी कि बेसिकली मेन स्ट्रीम स्कूल्स का, जिस तरह हमने फंक्शनैलिटी की बात की, तो आप ये देखें कि आवर चिल्ड्रन आर नॉट रियली उनको खुशामदीद नहीं कहा जाता स्कूल में। फिर वही बात एक्सेप्टेंस पे आ जाती है। हम वेस्ट की बहुत सारी बातें जो हैं वो देखते हैं, लेकिन देखें कि वेस्ट में हमें क्या पढ़ाया जाता है। डोंट फिक्स द चाइल्ड, फिक्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर एक क्लास के अंदर हम ऐसा सेटअप किया जा सकता है पैदा, हमने बहुत मर्तबा किया। अगर हम ये रूल बना ले कि एक क्लास में एक बच्चा या दो बच्चा एक सर्टेन सिस्टम के तहत है, तभी बच्चों में एक्सेप्टेंस भी आएगी, अवेयरनेस भी, एक्सेप्टेंस भी, और इस तरह से हम जा सकते हैं। एक हर बच्चे का राइट है कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े। अब इसको मुमकिन बनाना है वालिदैन ने, असातिज़ा ने। प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं, और जाहिर है कि गवर्नमेंट के इदारे, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये काम हो सकता है। जी ये हो सकता है, और मैं चाहूंगी कि ये होना चाहिए और ये जी जरूरी है, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अच्छा मरियम, मुझे बताइए कि प्लीज व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव अस एज ए काउंसलर? आप आई वुड क्या? लाइक गिव अ मैसेज दैट लिसन टू अदर्स। देखें, जिस इंसान को एम्पथाइज करना आ जाएगा, हम एक सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर आप दूसरे के हवाले से सोचें कि दूसरा इंसान जिस चीज से गुजर रहा है, अगर आप एम्पथाइज करने की ताकत अपने अंदर डेवलप करें, तो जिंदगी में बहुत बेहतर तब्दीली आती है, आपके लिए भी, दूसरे बंदे के लिए भी। कभी भी एक ऑटिस्टिक बंदे को उतना ना सफर करना पड़े जितना कि हमारे माशरे में करना पड़ता है, क्योंकि कोई ये समझने को तैयार नहीं कि न्यूरो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हमने डाउन सिंड्रोम के हवाले से एक सूरत निगाह की बात की,
तो इस तरह हर एक इंसान के लिए we need to have a beautiful, just beauty lies in the eyes of beholder, like जितना कहते हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज अप्लाई होती है। मैसेज ये है कि आप जरूर दूसरों से एम्पथाइज करने की ताकत अपने अंदर पैदा करें। जी बिल्कुल, न्यूरो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, और ये हाँ अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उससे गो थ्रू हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये डाउन सिंड्रोम और ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिवली फंक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी में, और ये सक्सेसफुल लाइफ अपनी गुजारते हैं, एज ए फैमिली भी गुजारते हैं। और सोसाइटी में ये मैंने देखा है कि इन जॉब भी बहुत से बच्चे, मैंने ऑटिस्टिक बच्चों को जॉब में देखा है, काम करते हुए देखा है। तो मैंने ये भी सब ये नजारा जो है वो यूके में देखा, और मेरे बहुत, मैं भी हर वक्त यही सोच गई, तो मैंने ये फैसला किया कि भाई यहाँ पर भी हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए। लेकिन लिटरली ऐसी ही बात है कि जॉब्स उनके लिए मुहैया की जाती हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, राइट। बिल्कुल और इस बारे से मैं कहना चाहूंगी कि जब हम शौकत खानम अस्पताल अगर जाने का इत्तेफाक हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम एंटर होते हैं तो वहां पर मैंने कई मर्तबा देखा कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, उनके पास वो बैज होता है, वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस तरफ जाना है, आपने इस तरफ जाना है। तो बिल्कुल यही बात है कि इस बारे में मजीद सोचा जाए, हर लेवल पे सोचा जाए, स्पेशली मेन स्ट्रीम स्कूल्स अगर इसको रूल बना लें तो ये चीज आ सकती है। इस वक्त प्राइवेट सेटअप में कुछ जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल 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 जी, थैंक यू वेरी मच मरियम। और आप कुछ कहना चाहेंगी स्कूलों में बच्चों के बिहेवियर, और कोई आप जो स्पेशल बात आजकल फील कर रही हैं, ये आप हमें बताना चाहेंगी? क्योंकि एज ए काउंसलर आप स्पेशल बात बहुत से बच्चों के साथ एज ए मदर डील कर रही हैं। जी हाँ, बहुत बहुत हर उम्र के बच्चे, और पाकिस्तान के हर खत्ते में मैं कहूंगी। जी देखिए, ऑनलाइन से बच्चे बहुत परेशान हैं, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में अब उसमें आप जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर किस्म के मौके मिलते हैं, चीटिंग करने के भी, ना करने के भी। लेकिन इसी तमाम दौरानिए में ऐसे भी हमारे पास बच्चे आए कि जिन्होंने फुल ऑनलाइन सिस्टम से फायदा उठाया, ऐसे भी आए कि जिनको ये बिल्कुल ही नाकारा लगा। बहरहाल इट इज अंडरस्टैंडेबल कि एक मुश्किल चीज थी। कई मरतबा हम देखते हैं कि टीचर्स को कहा जाता है कि वो सही से नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस लेवल के ऊपर जिस तरह से हमने ये सारा इंटरनेट पे टीचिंग के सिस्टम, गूगल क्लासरूम, ये वो सब कुछ सेटअप किया अपने स्कूल्स में, तो टीचर्स की इसमें बहुत मेहनत शामिल है। वही बात है कि फिर अगर एम्पथाइज किया जाए कि किसकी कितनी मेहनत है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी। ये एक दौरानिया है, दौर है, गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मजीद भी गुजर जाएगा। तो टफ टाइम्स में ही अपने आप को प्रूव करना होता है, लेकिन जो अपना फोकस कायम रखेगा वो जीत जाएगा। ये मैं एक जी टिपिकल सेंटेंस है जो कहती हूँ कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, एवरीबडी डजंट हैव टू हैव 99% मार्क्स और ए स्टार्स और व्हाटएवर। ये यहाँ से हम प्रेशर कायम करते हैं कि उसके इतने आ गए, इसके इतने आ गई, और मेरिट और ये चीजें। अगर आप दो चीजें बच्चों को सिखा दें, कीपिंग द फोकस एंड बीइंग कंसिस्टेंट, तो वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बल्कि देखा गया है कि ये भी एक एविडेंस बेस के अंदर ही हम देखते हैं कि हमेशा जो बच्चे थोड़ा मिडवे चले हर चीज में हो, गेम्स, ड्रामेटिक्स, ये वो सारी चीजें, एंड ऑफ कोर्स ओके एकेडमिक्स, ओवर 70% एकेडमिक्स, वो जिंदगी में बेहतर तौर पर तमाम चीजों से डील करते हैं। ये जी, थैंक यू वेरी मच मरियम। हमने आपसे बहुत अच्छी बातें सीखी। हमने देखा कि किस तरह से आप माओ के साथ, फैमिली के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और बच्चों को आपकी वजह से कितना फायदा होता है। मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं समझती हूँ कि स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल में बिल्कुल काउंसलर की बहुत वर्थ है, और दे शुड थिंक अबाउट इट। उन्हें बहुत जरूरी देखना जी, है। अभी और ये दूसरा शुक्र ये, है कि बिल्कुल चीज डेवलप हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन होते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मुश्किल होता है, आसान तो कभी नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन बहुत अगर हम मुश्किल। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वी कैन गो थ्रू इट। तो बहुत अच्छा, उम्मीद भी है। और अच्छी, आज के हमारे सेशन में हम यही समझते हैं कि हम आपको एक उम्मीद का पैगाम देना चाहते हैं कि डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब से आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तो आपके और आपकी फैमिली के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और फोकस्ड अपना ट्रीटमेंट करा लें, तो ये बहुत जल्दी, और अर्ली पिकअप ऑलवेज वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमेशा हेल्प करती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिलसिले में जो मेन चीज जिस पर कि हम काम करते हैं और थेरेपीज काम करते हैं,
वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। हम हमेशा पेरेंट्स को ये बताते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर एज है, उसके बाद भी वो काम करता है, लेकिन जो ये काम 3 से 5 5.5 साल की उम्र तक किया जाता है, वही बिहेवियर फिर बहुत आराम से बच्चे के रेपर्टोर का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए फिर वही बात है, जितने जल्दी आइडेंटिफाई कर सके। इस तरह अगर हम मेन स्कूल स्ट्रीम में बच्चे को देखें तो हमारा ये काम होता है कि हमको फौरन डॉक्टर से कनेक्ट करें कि चीज डायग्नोसिस की तरफ जाए, और उसके बाद 1-on-1 वो सारी बात उसी तरह आइडेंटिफिकेशन पे। जी, बहुत शुक्रिया मरियम, हम आपको फिर सहमत देंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप सबसे भी हमारी यही गुजारिश है, जिस भी फैमिली में कोई एक स्पेशल नीड बच्चा है, किसी भी तरह का कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, तो प्लीज आप बच्चे को एक्सेप्टेंस दें, उसके साथ नॉर्मली बिहेव करें, उसे स्पेशल अटेंशन दें, और फैमिली के साथ भी कोऑपरेट कीजिए। और फैमिली के लिए हमारा मैसेज है कि ये टफ टाइम है, गुजर जाता है। अर्ली पिकअप में जब आप मेहनत कर लेते हैं तो आने वाली जिंदगी में इससे बहुत सी आसानियां पैदा हो जाती हैं। और आप सबकी हेल्प के लिए हम मौजूद हैं, मरियम मौजूद हैं। आपको जब हमारी हेल्प की जरूरत है हम हाजिर हैं। हमारे चैनल को हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये जो मैसेज है, जिन माओं तक पहुंच सकता है, हो सकता है आपके थ्रू किसी ऐसे एरिया में किसी ऐसी माँ तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाए जिनकी हेल्प हो सके, तो आप इस सदका जारिया में हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।